नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोरोना जब दुनिया के लिए तबाही लेकर आया, करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन ली, करोड़ों परिवारों की बचत खत्म हो गई, अपना और अपनों का इलाज करवाने के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ा। तब दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें इस महामारी से फायदा हो रहा था। कोरोना के 2 साल में अरबपतियों ने इतनी कमाई की जितना उन्होंने 23 साल में नहीं कमाया था। ये दावा ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट में किया गया है। भारत में भी अमीरों पर लॉकडाउन का कोई खास असर होता नजर नहीं आया, बल्कि उनकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। ऑक्सफैम दावोस 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बाद से देश में अरबपतियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि न सिर्फ करों में कटौती की वजह से उद्योगपतियों की आय में बढ़ोतरी हुई, बल्कि सरकार की नीतियां भी अमीरों को मदद करने वाली हैं। दुनिया में इस समय 2668 अरबपति हैं। ये अरबपति सामूहिक रूप से 12.7 ट्रिलियन डॉलर यानी 984.95 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। इनके पास जितनी संपत्ति है वो दुनिया की जीडीपी का 14% हिस्सा है। कोरोना महामारी के कारण दुनिया के 99% लोगों की कमाई में गिरावट आई है। अकेले 2021 में ही 12.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गईं। 2021 में सबसे गरीब 40% लोगों की कमाई में गिरावट आ गई। महामारी से पहले औसतन 6.7% लोगों की कमाई गिर गई थी। महामारी से पहले जेंडर पे का अंतर 100 साल में खत्म होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब इसमें 136 साल लग सकते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल खाने के सामान की कीमतें 33.60% बढ़ी थीं। इस साल भी कीमतों में 23% का उछाल आने की आशंका है। खाने की बढ़ती कीमतों से दुनिया में और गरीबी बढ़ेगी। इस साल 26.3 करोड़ लोग बहुत गरीब हो सकते हैं। इस हिसाब से इस साल हर 33 घंटे में 1 करोड़ लोग और गरीब हो जाएंगे। ऑक्सफैम ने अमीर और गरीब के बीच की यह खाई मिटाने के लिए अमीरों पर ज्यादा टैक्स बढ़ाने का सुझाव दिया। जिन लोगों के पास $5 बिलियन की संपत्ति है उनसे 2% और जिनके पास $50 मिलियन की संपत्ति है उनसे 3% टैक्स लिया जाए। वहीं जो $1 अरब से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं उन पर 5% का टैक्स लगाया जाए। यानी टैक्स स्लैब भी यहाँ पर उसने बताई है कि इस तरह से इसकी भरपाई हो सकती है, इस गैप को मिटाया जा सकता है। भारत की बात करें तो यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब तबके पर महामारी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, लेकिन देश के अमीरों पर लॉकडाउन का कोई खास असर होता नजर नहीं आया, बल्कि उनकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। ऑक्सफैम दावोस 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 40 नए उद्योगपति अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से देश में अरबपतियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। देश के इन अरबपतियों की कुल संपत्ति की बात करें तो ये 720 बिलियन $, है और देश की कुल 40% आय के बराबर है। फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2021 में 140 अरबपति थे और 2022 की लिस्ट में 166 कारोबारियों का नाम अरबपतियों की लिस्ट में जुड़ गया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति में कोरोना महामारी के दौरान बड़ा इजाफा हुआ। भारत जहां पर शहरी बेरोजगारी 15% बढ़ गई और खाद्य सुरक्षा संकट में है, यहां पर फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड से अधिक अरबपति हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सरकार ने 2016 में उद्योगपतियों पर लगने वाले टैक्स में भारी कमी की थी और इनडायरेक्ट टैक्स में बढ़ोतरी की थी, जिसकी वजह से अमीर और अमीर हो गए, जबकि देश में न्यूनतम मजदूरी एक दिन की 178 रुपए प्रतिदिन की है। ऑक्सफैम दावोस 2022 की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि न सिर्फ करों में कटौती की वजह से उद्योगपतियों की आय में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि सरकार की नीतियां भी अमीरों को मदद करने वाली हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भारत की सरकार को सुझाव दिया गया कि देश के 10% अमीरों पर 1% का टैक्स लगाया जाए और इसे देश की स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर करने में इस्तेमाल किया जाए। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि देश के 10 सबसे बड़े उद्योगपतियों से वसूले जाने वाले टैक्स की मदद से देश के स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त राशि इकट्ठा की जा सकती है। इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए खास मेहमानों के साथ इस वक्त पक्ष विपक्ष में मौजूद हैं और जानेंगे अपने खास मेहमानों से कि आखिर ये जो खाई बढ़ी है इसको कैसे पाटा जा सकता है।
क्योंकि भारत कहते हैं गांव में बसता है, और अगर गांव, शहर और गरीबी, ये तीनों एक साथ कैसे बढ़ सकते हैं। गरीबी की जहां तक बात करें तो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिली। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं रमाकांत मिश्रा, नेता भारतीय जनता पार्टी, अजय अरोरा कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, और साथ ही अमन अग्रवाल, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। अमन जी, शुरुआत आपसे हम करेंगे, थोड़ी सी चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम सियासत को लेकर भी किस तरह की रणनीतियां सरकारों ने बनाई है और क्या वजह है जो गरीबी मिटने की बजाय बढ़ती जा रही है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट को किस तरह से देखेंगे? इसको क्या हम डराने वाला कह सकते हैं? देखिए जी, ऑक्सफैम जो है इस तरह की रिपोर्ट आज की पहली बात नहीं है। पिछले 10-15 साल से हर साल ऐसी रिपोर्ट निकालता आया है जी। अगर आप उनकी पिछली रिपोर्ट भी देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि जो दो चीजों के ऊपर वो फोकस करता आया है, एक तो है गरीबी और अमीरी के बीच में जो गैप होता है, जिसे हम इनकम इक्वालिटी की इक्वालिटी कहते हैं, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, चाहे वो डेवलप्ड देश हो या डेवलपिंग देश। दूसरा चीज जो बात करता है वो जेंडर डिस्पैरिटी की बात करता है, जो आदमी और औरत की आय की बात होती है। हिंदुस्तान में जेंडर डिस्पैरिटी इतना मायने नहीं रखता है। मेरी माँ, मेरी दादी, उनकी माँ जो है, जो काम करती थी, उन्होंने काम किया, उनको आय मिलती थी, वो एक बराबर मिलती थी एक आदमी के बराबर। तो इसलिए हिंदुस्तान में वो जेंडर डिस्पैरिटी वाली प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका और यूरोपियन देशों में वो जेंडर डिस्पैरिटी की प्रॉब्लम है। तो जो पहली प्रॉब्लम पे वो जो बार बार बात करता है इनकम डिस्पैरिटी की, वो एक बहुत चिंताजनक विषय है और सरकार, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, बाकी सरकारें भी इस विषय को इग्नोर करती आई हैं। जबकि इस मुद्दे को वर्ल्ड बैंक के एनुअल मीटिंग में पिछले 8-10 साल से उठाया जा रहा है, ओईसीडी की एनुअल मीटिंग में उठाया, मैं भी एक पैनल पे रहा हूँ उसके अंदर, एडीबी की मीटिंग में उठाया जा रहा है। पर फिर भी जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इसको उठा रही हैं, कोई ठोस कदम ना कोई सरकार ने आज तक उठाए हैं इसके प्रति, ना कोई एजेंसी ने किए हैं। कुछ जो बातें की जाती हैं वो ये है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो पिछली मीटिंग हुई तो उसमें जो अमीर लोग थे उन्होंने कहा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे अमेरिका के, यूरोप के और देशों के, उन्होंने कहा अच्छा जी हमारे ऊपर टैक्स लगा दें। अगर आपको लगता है कि पैसा आने से ही सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो सॉल्व नहीं होगी। जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो ये है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, उनको एम्प्लॉयमेंट में लाया जाए। तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे कहा जाए कि आप जो लोग अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, अपना एम्पायर बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं साथ ही साथ। तो एक तो ये किया जा सकता है। दूसरा, काफी सारी सरकारें, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं पर काफी सारी सरकारें अपना जो महकमा है छोटा करती जा रही है। जैसे हिंदुस्तान में जी मोदी जी ने कहा मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, तो उसके प्रति जो अब पिछले 7 साल में काम किया वो इफेक्टिव तो रहा, बट आप देखेंगे कि ज्यादातर महकमों में 60%, 55 से लेके 65% जो वैकेंसीज है, कुछ कुछ क्षेत्रों में तो 70-70% वैकेंसीज है, वो भरी ही नहीं गई हैं पिछले 6-7 सालों के अंदर। अब वो अगर भरी नहीं जाएंगी तो ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी सीधे सरकार देती है, पर उससे भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो बढ़ता है। तो जब तक लोगों के पास आय नहीं होगी और उनकी उसमें वृद्धि, आय के अंदर वृद्धि नहीं होगी, तब तक उनको आप पैसा बांटते भी रहो मिठाई की तरह, वो उनको उस लेवल से उभार नहीं सकता। और ये जो गैप हम इनकम डिस्पैरिटी का बात करते हैं ये बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज जो अमीर लोग हैं वो ऐसे व्यवसाय में लगते हैं जहां पे उनको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। जैसे आप देखें कोरोना काल में काफी सारे लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ गए। अब वो जो लोग परफ्यूम बना रहे थे, परफ्यूम बिक नहीं रहे थे, तो उन्होंने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया और पैसा कमाया। जो चीज 2 रुपए की है उसको 200 रुपए के बेच के कैसा कमाया, लोग खरीदने के लिए फालतू से कोई ऑप्शन नहीं था। ये देखिए, तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री ने काफी हद तक पैसा मेजरली कमाया है। जो चीज छोटे में होती थी वो महंगे में हमें करनी पड़ी है, आदमियों को, इंश्योरेंस कंपनियों को देना पड़ा है उसके माध्यम से। तो इस तरीके से हमने देखा कुछ सेक्टर्स में हर बार बढ़ोतरी आती है, चाहे वो वार हो या सुनामी जैसी सिचुएशन हो या कोविड जैसी सिचुएशन हो। तो इन सिचुएशन में ये जो गैप होता है और ज्यादा बढ़ता नजर आता है, क्योंकि कुछ जो उद्योगपति होते हैं वो अपना पैसा और वृद्धि तरीके से बना लेते हैं, पर जो गरीब होता है उसकी आय में कटौती हो जाती है, बिजनेस में कटौती हो जाती है और उसका जो लेवल ऑफ स्पेंडिंग है, कंजम्पशन है, वो कम हो जाता है। और इसीलिए हम देखेंगे पिछले 2-3 सालों में, जबकि सरकार ने भी बड़ी कोशिश की है,
कंजम्पशन लेवल जो है आरबीआई भी निकालती है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाए हैं, वो कम ही रहे हैं। और ये कारण इसीलिए है कि जो मासेज है या ज्यादातर लोग जो है उनकी आय बहुत कम हो गई है, और वो कम कर बढ़ाने का तरीका यही है कि इन उद्योगपतियों को टैक्स लगाने की जगह उनको ये कहा जाए कि भैया आप इतना प्रपोर्शन अपनी इनकम का और लोगों को जॉब देने में, अपना व्यवसाय को बढ़ाने में रोजगार बढ़ाओ, उनको रोजगार बढ़ाए साथ। जी बिल्कुल। रमाकांत जी, जो पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट हैं वो कहीं ना कहीं बोली जाती हैं लेकिन सही तरीके से लागू नहीं होती हैं, और उसी का नतीजा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी की खाई पट नहीं पा रही। तो बातें करने से बात नहीं बनती, पटल पर धरातल पर आकर काम करना होगा, सरकार को सोचना होगा, सामंजस्य बिठाना होगा, नहीं तो अमीरी और गरीबी की ये खाई लगातार बढ़ेगी और बहुत ही भयानक हो जाएगी। देखिए रविंदर जी, यहाँ पर हम सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने देखा जो कि जब इनिशियल टाइम में जब कोरोना आया, निश्चित तौर पर उस समय में जिस तरह से एक देश के ऊपर में दबाव था और किस तरह से व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जाए, इसके लिए सरकार बिल्कुल प्रयत्नशील रही। और हम सब ने देखा जिस तरह से, चाहे और कोरोना वैक्सीन को लेकर के ले, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के ले, निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए लोगों के जीवन का ख्याल रखा, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। इस चीज की सराहना न कि हम लोग ही कर रहे हैं, हालांकि जिस तरह का कोरोना का जो जिस तरह से महामारी का जो वो दौर था, निश्चित तौर पर बहुत ही चिंताजनक थी, लेकिन उसके बावजूद भी देश की केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पर जिस तरह से काम किए वो हम देख रहे हैं, जो कि विश्व के अंदर में चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी विकसित देश किस हो, तरह के इंग्लैंड काम हो, किए? फ्रांस हो। एक काम तो विरोधी दल बड़ी तेजी के साथ उठा रहा, जब ट्रंप आ रहे तो एक दीवार खड़ी करने की कोशिश अमीरी और गरीबी के बीच की जा रही थी। नहीं, देखिए यहाँ पर तो हम देख तो रहे हैं ये जो कि ऐसा नहीं लगता कि शर्मिंदगी सी महसूस हो रही हो गरीबी को देखकर? नहीं, मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ। मैं सबसे पहले जो विषय पर है उसके बाद ही उसके ऊपर भी आऊंगा। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा है जो कि देश के अंदर में जो एक विपक्षी दल है, वास्तविकता को छोड़ करके जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, वो निश्चित तौर पर हम देखते हैं जो कि बहुत ऐसे जगह पर हम ग्लोबल लेवल पर भी वैश्विक स्तर भी शर्मिंदा होने से वहां पर हमको नहीं चुकाया जाता। आज अगर हम देख लें, मात्र छोटा सा उदाहरण देता हूं, कहते हैं भारत में कोई प्रजातंत्र रह नहीं गया, लोकतंत्र रह नहीं गया, भाजपा केरोसिन छिड़कने का काम कर रही है। ये हम कहाँ बोलते हैं? तो हम जाकर के विदेशों में बोलते हैं। तो जब हम देखते हैं जो कि एक एक विपक्षी पार्टियां अपनी संवेदनशीलता, अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए किस तरह से एक देश को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो रमाकांत जी, जब आप ये बात कह रहे हैं तो क्या ये बात ये ठीक है? अगर आपने ये बात कही है तो सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की हमको बात कहनी चाहिए। क्या 2014 से पहले एक सपेरों का देश था भारत? 2014 से पहले बिल्कुल सपेरों का देश नहीं था। मैं तो नहीं कहता जो कि सपेरों का देश है, लेकिन आप क्या कहेंगे 2014 के बाद सपेरों का देश हो गया? ऐसा तो नहीं हम मानते हैं। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे या हम देखेंगे, कोरोना किस तरह से एपिडेमिक के अंदर में भारत ने क्या बनाई गई पॉलिसीज, हाँ, पॉलिसीज क्या रही सरकार की, आप बताइए। देखिए, पॉलिसीज तो ये रही, सबसे पहले अपने नागरिकों के जीवन को कैसे सुरक्षित किया जाए उसको सबसे पहले बेहतर करने की कोशिश की गई। जो गरीब आज 80 करोड़ जनता को जब देख रहे हैं, जैसे सितंबर 2022 पार्टी की तरफ से मनरेगा पे भी सवाल खड़े किए गए थे, और मनरेगा ना होता, अगर ये राहुल गांधी भी कहते नजर आए कि अगर मनरेगा ना होता तो फिर स्थिति गरीबों की और दयनीय हो जाती। इसको कैसे देखेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं जो कि मनरेगा ना होता तो स्थितियां दयनीय। मैं कह रहा हूं जो कि अभी कोई भी स्थिति इसमें हमने देखा, जिस तरह से एक बेरोजगारी दर बढ़ी, इस तरह से लोगों के नौकरी भी गए। ऐसा नहीं है जो कि मैं नहीं मानता हूं जो कि कोरोना के दौर में सबको एम्प्लॉयमेंट ही हुआ, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन हुई और सबसे पहले जीवन को बचाने का काम सरकार ने किया और उसको घर घर अन्न ले जाने की जो योजना बनाई गई, निश्चित तौर पर यह काबिले तारीफ है। उसके बाद कोरोना वैक्सीन के ऊपर में जिस तरह से हम लोगों ने, कोई देश अभी रिसर्च कर ही रहा था, हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन को इजाद करके, मतलब वैज्ञानिकों ने इजाद करके उसको आविष्कार करके, और हमने उसको इस तेजी के साथ उस चीज को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। चलिए, अजय अरोड़ा जी, क्या सहमत नजर आते हैं रमाकांत जी की इन बातों से आप? मुझे लग नहीं रहा कि किस दिशा में बात हो रही।
आपका प्रश्न क्या था, उत्तर क्या मिला? जी, आपने प्रश्न किया था खाई का, अमीरी गरीबी की खाई का, कोरोना काल की बात। खाई का प्रश्न आपको नहीं बोलने दूंगा, रमाकांत जी आपको नहीं बोलने दूंगा। रमाकांत जी सुन लीजिए, फिर ब्रेक का वक्त भी हो रहा है। रमाकांत जी उन्हें बोलने दीजिए। रमाकांत जी आपको मौका दिया ना। उन्होंने प्रश्न क्या किया? रमाकांत जी, रमाकांत जी ने प्रश्न क्या किया? उन्होंने रमाकांत जी, यहाँ पर खाई वाली कोई बात ही नहीं करी उन्होंने। अगर खाई वाली अगर बात होती तो निश्चित मैं उसको बोलना। अजय जी आते हैं आपके पास। अजय जी, आप अपनी बात पूरी करें और हमारी गुजारिश है सभी वक्ताओं से कि एक एक कर अपनी बात रखें, क्योंकि हम सबके पास आएंगे। समय की चूंकि कमी रहती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने नपे तुले समय के अंदर ही अपनी बात रखें। रविंदर जी, मैं डिबेट प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखता हूँ जी, और हमारी पार्टी के हर प्रवक्ता ध्यान रखता जी, है। जहां तक आपने प्रश्न किया, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने रोजगार वीक पे कोरोना में, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेरे वरिष्ठ मित्र हैं, इन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने बड़ी मदद की, इन्होंने बड़े सारे फायदे गिनाए। लेकिन मैं अमन जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अमन जी ने बड़े सूझबूझ से बात की, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं अमन जी, निष्पक्ष बात की, किसी पार्टी की फेवर नहीं की, कि कांग्रेस की फेवर की या बीजेपी की फेवर की, इन्होंने बिल्कुल सही तर्क रखे। मैं उसी तर्क पे आना चाहता हूँ। जिस प्रकार से पहली वेव के बाद विदेशों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सेकेंड वेव शुरू हो गई थी, दस्तक शुरू हो गया था जी, हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कर रहे थे, ये नहीं चाहते। सेकेंड वेव हम कम कर सकते थे अगर जब घंटी बज गई थी, जब दस्तक हो गया था दूसरी वेव का, जब हम नहीं चाहते। वो तो हमने बात रख दी, आप अपनी बात रखिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने रोजगार तो खोए। रविंदर जी, मैं दावे से कह सकता हूँ, हम चार लोग बैठे हैं, 3 पैनल में और चौथे आप एंकर, हमने अपने खोए हैं, अपने दोस्त खोए हैं, हम बचा नहीं पाए। हॉस्पिटल्स की जगह नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, रेमडेसिविर नहीं था, शमशान में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। रविंदर जी, हम सोशल है, सामाजिक है, मैं किसी पार्टी से संबंधित हूँ और ऑब्वियस है कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो मेरे पे फोन आते थे दिन में। रविंदर जी, मेरे पास अस्पताल के फोन तो आते थे, ऑक्सीजन के लिए फोन आते थे। कोविड बात अलग हो गई, गरीबी पर आपकी सरकार बता दीजिए ना, आपकी सरकार में क्या काम किए गए? हम मनरेगा लेके आए और अभी जिस कैलोरी के हिसाब से चीजें तय की गई कि इतनी कैलोरी अगर कोई ले लेता है, या 1960-61 की अगर हम बात करें, जब आयोग बनाया गया था, गरीबी को लेकर सारी चीजें तय हुई थी, तो उसमें हर महीने 20 रुपए की आय देखी जाती थी। धीरे धीरे करके 49 रुपए, 50 रुपए तक चली गई। फिर एक वक्त ये आया, कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि 20 रुपए में थाली मिल जाती है। इस तरह की बयानबाजी जब आती है, तो इसका मतलब गरीबी के प्रति, गरीबों के प्रति आप गंभीर नहीं है ना? बिल्कुल, जितने गंभीर हम हैं, हमने देश को करीब से देखा आप ही के नेता ने और कहा हमने था। नहीं रविंदर जी, हम कई वर्षों देख रहे हैं। और हमारे राजस्थान में जिस प्रकार से मनरेगा की बात की, राजस्थान सरकार ने अभी जिस प्रकार से किया, इंदिरा गांधी की स्कीम लेके आए हैं उनके नाम पे कि हर एक को रोजगार मिले, प्रति व्यक्ति रोजगार मिले। तो मैं चाहता हूँ कि भारत के जितने भी राज्य हैं, कांग्रेस शासित हो सकता कम हो या दूसरे राज्य हैं या भारतीय जनता पार्टी शासित, तो राजस्थान से सीख लेनी चाहिए। और जहां तक नहीं, तो आप रमाकांत जी को बता दीजिए ना कि किन किन उपायों के तहत गरीबी को दूर किया जा सकता। रमाकांत जी बिल्कुल सुनेंगे, रमाकांत जी समझदार हैं और अगर हमारी राय मानेंगे तो ये मत सोचें कि विपक्ष राय दे रहा है, अगर विपक्ष की राय अच्छी लगे तो मान लें। मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से रोजगार दिए, अभी 40 से 45% जो खाली रोजगार पड़े हैं, जो निम्न पड़े हैं, जो भरे नहीं गए, वो अब तक क्यों नहीं भरे गए, ये अमन जी ने सवाल रखा कि उनको भी भरा जा सकता है। वो तो अमन जी ने सुझाव दे दिया, आप बताइए ना अपना। नहीं, हमारा सुझाव भी यही है। मैं सम्मिलित करता हूँ, तो कुछ नया नहीं है ना? मैं सम्मिलित करता हूँ कि रोजगार दें। और जिन्होंने रोजगार खो दिए, रविंदर जी, मुझे नहीं पता कि आपको नुकसान हुआ नहीं कोरोना में। जिनकी आय अगर 50,000 थी, 25 मिलनी शुरू होगी, जिनको 25,000 मिलते थे 15,000 मिलने शुरू हो गए। मुझे आपका ज्ञान नहीं है, मुझे देश का ज्ञान है कि लोगों की सैलरी भी कम हुई है, नौकरियां तो गई, नहीं मिली नहीं, और तनख्वाह भी आधी हो गई। समझ गए, रोजगार मुहैया कराने चाहिए। रमाकांत जी, सवाल ये है कि आपके अपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब ये कह रहे थे कि आखिर क्या वजह है जो गांव के लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा था। आप अगर विपक्ष की तरफ सवाल खड़े करेंगे तो अलग बात है, आपके अपने मंत्री ये कह रहे थे, उसके बावजूद कोई ठोस रणनीति अब तक नहीं बनाई गई है। नहीं देखिए, और आंकड़े जो बताए जाते हैं उनको मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जो कि आंकड़े मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन आंकड़े को अगर गलत तरीके से अगर वहां पर व्याख्या की जाती है तो उस चीज को मानने के लिए हम तैयार नहीं होते। अजय जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग बहुत बार पैनल में बैठ करके डिस्कस करते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है जो कि अगर भारत सरकार संवेदनशील नहीं थी तो मैं कह रहा हूं जो कि इतना बड़ा कोरोना महामारी आज हम देख रहे हैं जो कि 200 करोड़ से ऊपर हमने जो है सो हमने वैक्सीन को हम लोगों ने जो है सो ये किया, और 100 कंट्री में हम लोगों ने वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी किया हमने, और एक्सपोर्ट भी किया, साथ ही साथ हमने वैसे भी दिया हम लोगों ने वैक्सीन को। तो जहां तक बात है रोजगार की, नहीं तो वैक्सीन देने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या सर? किसी को आपने आवास मुहैया करा दिया तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या सर? किसी को आपने अनाज मुहैया करा दिया तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी? बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या प्रयास किया ये बताइए ना। कोविड में आपने ये कर दिया, चलिए ठीक है, सरकार का कर्तव्य करना चाहिए, वोट देकर सत्ता में आया। निश्चित तौर पर जो देखिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने आपने हमने देखा जो कि ये कोई कोरोना की विषय नहीं है, बल्कि कोरोना काल से पहले का भी मैं अगर बात ले लूं तो चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, मैं कह रहा हूं हर एक कार्यक्रम की इस तरह से शुरुआत की गई। और खास करके हमने देखा है जो कि कम से कम 2021 तक हमने 50,000 कंपनियों को पंजीकृत किया है, और 2024 तक कितनी हम 2000 मैं कह तो रहा हूं 2021 तक 50,000 कंपनियों को पंजीकृत किया है, और 2024 तक और 50,000 कंपनी को पंजीकृत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये बेरोजगारी हटाने के लिए। अमन जी कितना सहमत है? कंपनियों को परमिट कर देना, अरे कंपनी आए भी तो, रोजगार मिले भी तो, सिर्फ हम परमिट कर दें किसी चीज को, उससे क्या चीजें सॉल्व हो जाएंगी, शॉर्ट आउट हो जाएंगी, उससे गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा है कि कंपनी परमिट करना और रोजगार बनाना दोनों में अंतर है जी। तो है आगे जाके, पर उसके लिए लैग टाइम होता है। तो कोई नई कंपनी जो बनती है वो स्टार्टअप भी हो सकता है, बड़ी भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जब वो शुरू करेगी तो पहले दिन तो नहीं हायर करना शुरू करेगी, उसको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगा जब वो जाके हायर करने की स्थिति में आएगी या रोजगार देने की स्थिति में आएगी, अच्छा रोजगार देने की जी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो अमीर बन रहे। चलिए आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही क्योंकि समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात तो स्पष्ट है, बातें बहुत की जाती हैं लेकिन काम उतना ही गहराई से धरातल पर हो जाए तो ये खाई पट सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार सियासत में जारी रहता है। उससे बेहतर ये होता कि जब आप सत्ता में होते हैं तो गहराई से चिंतन कर लें और उस पर अमल कर लें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती है और ये अमीरी गरीबी की खाई पट सकती हैं। और बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि बेलगाम अमीरी से बेलगाम गरीबी जन्म लेती है। तो किसी भी चीज़ को बेलगाम होने से रोका जा सकता है अगर नीति और नियत दोनों सही हो। इस पे चिंतन ज़रूर करना होगा सरकार को। फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।